हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे आतंकवाद की पनाह। भारत, रूस, ईरान के अलावा मध्य एशिया के 5 देशों ने बुधवार को एक साथ अफगानिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर न सिर्फ गंभीर चिंता जताई बल्कि वहां से आतंकवाद, कट्टरता और मादक पदार्थों के दूसरे देशों में प्रसार की बढ़ती आशंका पर लगाम लगाने की जरूरत व्यक्त की है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प किया है। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह न बनने पाए। 8 देशों ने काबुल में खुली और सही मायने में समावेशी सरकार के गठन का भी आह्वान किया है। अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या सुरक्षा मामलों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे अहम बात यह है कि इसमें भारत के इस मत को जगह दी गई कि अफगानिस्तान की जमीन पर उपयोग किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार ने बहाल की सांसद निधि। सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि केंद्र सरकार ने फिर बहाल कर दी है। चालू वित्त वर्ष में सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को 2-2 करोड़ रुपए के लिए दिए जाएंगे। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में सभी सांसदों को पहले की तरह वर्ष में 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि उन्हें 2.5 करोड़ रुपए की किस्तों में दी जाएगी। कोरोना संकट के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने सांसद निधि पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत ही सभी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए 5-5 करोड़ रुपए साल के दिए जा रहे थे। कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस योजना को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाद में स्थितियां सामान्य होने पर विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे बहाल करने की मांग की थी। नेक्स्ट न्यूज है, 14 वर्ष बाद कश्मीर घाटी में बीएसएफ की वापसी। केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर अंतिम प्रहार को धार देने के लिए सीमा सुरक्षा बल को फिर से कश्मीर घाटी में तैनात करने का फैसला किया है। कश्मीर में बीते 2 माह से आतंकी हिंसा में आई तेजी और अफगानिस्तान में प्रशिक्षित कुछ आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले चरण में बीएसएफ की 2 दर्जन कंपनियों को श्रीनगर समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। प्रत्येक कंपनी में सामान्य तौर पर अधिकारी व 90 से 100 जवान होते हैं। बीते 1 माह के दौरान घाटी में अर्धसैनिक बल की 55 कंपनियां तैनात की गई हैं। ज्ञात हो कि बीएसएफ ने 1993 से 2007 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने में अहम भूमिका निभाने के साथ पुलिस को भी सहयोग दिया था। बल ने करीब 3000 आतंकियों को मार गिराने में भूमिका निभाई। श्रीनगर में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी हमलों को नाकाम किया गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 2040 तक प्रदूषणकारी वाहनों से मुक्ति का संकल्प। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की मौजूदगी वाले देशों के समूह, शहरों और कार निर्माताओं ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों और अन्य वाहनों का निर्माण बंद करने का संकल्प लिया है। लेकिन 2 सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियां टोयोटा मोटर कॉर्प और फॉक्सवैगन एजी ने इस संकल्प पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार चीन और अमेरिका इस संकल्प से लिहाजा दूर हैं। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े कार बाजार भी हैं। इसके साथ जर्मनी ने भी संकल्प पत्र पर दस्ताक्षर नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, चीन और जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। कार और वैन से निकलने वाले हानिकारक धुएं से दुनिया को मुक्त बनाने में ग्लासगो घोषणा पत्र अहम भूमिका अदा कर सकता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में पर्यावरण सुधार की लगातार चर्चा के बाद ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने और कम कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस प्रक्रिया में 2035 में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों का बाजार में प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। संकल्प पत्र पर बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड और जनरल मोटर्स ने दस्तखत किए हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका बना ISA का 101वां सदस्य। अमेरिका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बन गया है। ग्लासगो में चल रही COP26 बैठक के दौरान अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जॉन केरी ने इससे संबंधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान भारत के वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित थे। अमेरिका ISA का 101वां सदस्य होगा। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है और कुछ हफ्ते पहले ही इसकी सालाना आम सभा हुई है। जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है, उसे देखते हुए ISA की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। वन व पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक अमेरिका के ISA के नए सदस्य के तौर पर शामिल होने का स्वागत करते हुए वन व पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा दिलाने की मुहिम को और ताकत मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने नेट जीरो संकल्प की दिशा में आगे बढ़ी योगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में यहाँ पर 2040 होगा, 2040 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत के नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के संकल्प को पूरी करने की दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कराया है जिसमें न सिर्फ आप अपने कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर सकते हैं, बल्कि यह वे उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप कार्बन न्यूट्रल व्यक्ति हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट के बराबर पौधारोपण करके ऐप पर फोटो अपलोड करनी होगी और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। कार्बन न्यूट्रल होने पर प्रदेश सरकार आपको कार्बन न्यूट्रल का प्रमाण पत्र भी देगी। क्या है नेट जीरो एमिशन? देखिए, नेट जीरो एमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन शून्य करना नहीं, बल्कि इनके उत्सर्जन को दूसरे माध्यम से संतुलित करना है। इसमें एक जैसी अर्थव्यवस्था तैयार की जाती है जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो, यानी आप जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही अवशोषित करने का इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए पौधारोपण जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे हवा से कार्बन और डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सशस्त्र सेनाओं के बीच समावेश बढ़ाना आवश्यक। भारत में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं के समावेशीकरण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू होने के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता बढ़ाना जरूरी है। नई संरचना के लिए सभी हितधारकों से मिलने वाली जानकारी पर विचार किया जाएगा। वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की सीमाओं पर अस्थिरतापूर्ण हालात का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को किसी भी आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने उच्च स्तर की तैयारियां रखने, अल्प समय में प्रभावी कार्रवाई की क्षमता और अभियान व शांतिकरण कार्यों में उच्च मानकों वाली पेशेवर क्षमता दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की है। वायुसेना के कमांडर 10 से 12 नवंबर को आयोजित होने वाले चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर भारत की सुरक्षा चुनौतियों का व्यापक समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, सरकारी डिस्कॉम पर चल सकता है नए दिवालिया कानून का चाबुक। डिस्कॉम यानी कि बिजली वितरण कंपनियां, बिजली बनाने वाली कंपनियों के अरबों रुपए लेकर बैठी देश की दर्जनों बिजली वितरण कंपनियों को अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर समय पर बिजली वितरण कंपनियों ने पैसे नहीं लौटाए तो इनके खिलाफ नए दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि राज्य सरकारों के तहत काम करने वाली डिस्कॉम पर IBC 2016 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसलों और बिजली कानून की व्यापक तौर पर समीक्षा के बाद बिजली मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचा है। 8 नवंबर 2021 को इस बारे में एक आवश्यक मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है। बिजली मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव को एक आधिकारिक मेमोरेंडम भेजा गया है। मेमोरेंडम की जरूरत दरअसल तमिलनाडु की जनरेशन व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के खिलाफ साउथ इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर मामले के चलते लानी पड़ी है।
नेक्स्ट है कि सर्वाधिक गति से विकास की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्रालय का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी अपने अनुमान में कहा है कि इस साल और अगले साल दुनिया के प्रमुख देशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकास करेगी। सूक्ष्म और व्यापक दोनों ही रूप से इसके संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अक्टूबर माह की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल उस जगह पर खड़ी है जहां से अब निवेश में तेजी की जरूरत है, ताकि अब तक होने वाली रिकवरी की मद से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन सके। भारत टीकाकरण के मामले में नए रिकॉर्ड की ओर है। त्योहारी सीजन में दिए जाने वाले ऋण, इस दौरान बाजार में होने वाली खरीदारी और निकलने वाली मांग, सप्लाई चेन का पूरी तरह से सुगम होना, रोजगार में होने वाली बढ़ोतरी एवं सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत होने वाले संरचनात्मक सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी के नए आकार की ओर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत अक्टूबर में आईएमएफ के आकलन के मुताबिक वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.8% तो 2022 में 4.9% तक रह सकती है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में कांग्रेस और भाजपा की जो लैंग्वेज है, जुबानी लड़ाई है, उसके बारे में बताया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पस्त पड़ा कृषि कानून विरोधी आंदोलन, ये भी आर्टिकल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आज का यानी 11 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।